हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो टोटल हमारे पास 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से है? AS10 है, AS11 है, AS12 है, AS16 है और AS22 है। ये 5 मेन है। इसके बाद AS1 है, वो आप खुद से सेल्फ करेंगे। उसमें थ्योरेटिकल पार्ट है और बेसिक पार्ट है, तो इसलिए वो सेल्फ के लिए मैंने आपके लिए रख दिया है। इसके बाद एक चैप्टर हो गया रिलीज अकाउंटिंग, वो भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, तो वो हम लास्ट में करेंगे। पहले ये 5 AS जो है ये खत्म करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में लीज अकाउंटिंग खत्म करेंगे। तो ओवरऑल आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है इन AS के बाद। अब रहा ब्रांच और डिपार्टमेंटल, उसका डिस्कशन करेंगे जब मैं लीज अकाउंटिंग वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, लीज अकाउंटिंग में उसका डिस्कशन करेंगे कैसे करना है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। 5 AS है, लीज अकाउंटिंग छोड़कर 5 AS है। इन 5 AS में एक एक क्लास लगाकर सभी AS को खत्म करते हैं। सारे नोट्स जो मेरे सामने हैं ये आपको मिल जाएंगे। या तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और वहां पर सर्च कर लेना बुक्स एंड नोट्स। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर सर्च कर लेना बुक्स एंड नोट्स। तो सभी मैंने ये डाल दिया है और ये सारे AS के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये वो नोट्स है जो मैं क्लास के अंदर समरी बनाता हूँ, समरी नोट्स है ये। इनकी हेल्प से ही मैं पूरा AS आपको पढ़ाऊंगा। तो AS10 है हमारा। अगर आप डिटेल AS की क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारे AS 6 के 6 AS मिल जाएंगे। और वो आपकी जो प्राइस रहेगा वो 600 रुपीज रहेगा, जिसमें 6 के 6 AS आपको मिल जाएंगे इन डेप्थ। यहां तो हम रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन के अंदर हम एक ही क्लास के अंदर सारी बातें समझ लेंगे। तो आज हम AS स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें AS10 मैंने पहले स्टार्ट करा है। मैं वो AS पहले स्टार्ट करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, और वो जो नोट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो लास्ट में करेंगे सारे सारे। ठीक है। और अगर आप हमारी कोई क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमें आप हमारी क्लास ले सकते हैं। लेने का प्रोसीजर है कि आप डायरेक्टली लिखिए दीपक क्लासेस, एंड पहले नंबर पे हमारी वेबसाइट आ जाएगी। और इस तरीके से हमारी वेबसाइट का इंटरफेस है। तो यहां पर जाकर हमारी क्लास कॉम्बो लेना है या सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट लेना है तो वो यहां सर आप ले सकते हैं। ठीक है जी। तो आइए AS10 स्टार्ट करते हैं। तो AS10 में सबसे पहले हमारे पास है कि AS10 का जो मतलब है, AS10 का जो नाम है वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसका नाम है। ये काफी पहले ही इसका नाम चेंज कर दिया गया था, पहले इसका नाम अलग था। ठीक है जी। इंटेंजिबल एसेट वाला रोल था इसमें, पर अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कर दिया। और काफी टाइम हो गया नाम करे हुए, तो आज से यही हमारा चल रहा है और यही रहेगा आगे। अब समझने की कोशिश करते हैं ये AS क्या कहता है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है? तो पहले सबसे पहले हमने बात करी मीनिंग क्या है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक टेंजिबल फिक्स एसेट है, जिसको हम 12 महीने से ज्यादा यूज करते हैं, और जिनको यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, सर्विस देना, रेंटल टू द अदर और फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। ऐसी टेंजिबल एसेट जिनका यूज हम 12 महीने से ज्यादा करते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब क्या है? ठीक है, समरी नोट्स है तो ज्यादा बेनिफिशियल होंगे AS को समझ रिवाइज करने के लिए। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक टेंजिबल फिक्स एसेट जिनका यूज हम 12 महीने से ज्यादा के लिए करते हैं, और जिनको हम बेचने के पर्पज से नहीं कर रहे, जिनको हम यूज करते हैं क्या, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी यूज होता है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सर्विसेज देने के लिए जैसे कि डिलीवरी वैन होगी सर्विस देने के लिए, रेंट पे देने के लिए जैसे हमारे घर होते हैं वो भी हमारी एक एसेट है, 12 महीने से ज्यादा के लिए यूज करते हैं और हम किसी को रेंट पे देने के लिए काम करते हैं। और कार होगी, कार किसी को रेंट पे दे रहे हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज, जैसे कंप्यूटर फर्नीचर जो ऑफिस के अंदर हमारे पास रहती है। तो ये है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब, जो एक टेंजिबल फिक्स एसेट है जिसको 12 महीने से ज्यादा यूज करते हैं। अब इस AS का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस AS का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो ऑब्जेक्टिव हमारे पे 3 बातें कही। कहता है AS कहता है प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांटिंग सो दैट यूजर कैन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नो अबाउट द इन्वेस्टमेंट कंपनी इन द प्रॉपर्टी प्लांटिंग। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप ये इस AS को पढ़ने का उद्देश्य ये है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो यूजर्स है वो ये जान पाए कि कंपनी ने कहां कहां पर इन्वेस्ट करा हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। तो ये समझने के लिए, तो इसलिए प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एक तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएगा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। इसका ये उद्देश्य है कि ये बताता है कि प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, जिसका मीनिंग हमने ऊपर पढ़ा, प्लांट एंड मशीन, जितनी भी टेंजिबल फिक्स एसेट्स होती है उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में। और वो इसलिए बताया जा रहा है कि जो यूजर्स है वो समझ पाए कि भाई हमने कहां कहां इन्वेस्ट कर रखी है, कंपनी ने कहां पर लैंड ले रखी है, कहां पर प्लांट है, कितना कंप्यूटर है, बैलेंस शीट में जो बताते हैं वो चीज। चेंज इन सच इन्वेस्टमेंट्स, अगर कोई इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंजेस आ रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, ये ऑब्जेक्टिव है इसका। एंड
एसेट को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैरिंग अमाउंट को कैसे डिटरमाइन करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस को कैसे डिटरमाइन करेंगे और डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे। अब डेप्रिसिएशन वैसे ही चार्ज करेंगे जैसे हमने डेप्रिसिएशन में पढ़ा था, राइट। तो डेप्रिसिएशन चैप्टर हम पढ़ के आ चुके हैं, वाला पार्ट हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, ऑलरेडी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। बाकी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि एसेट कैसे रिकॉग्नाइज होती है, कैरिंग अमाउंट कैसे डिटरमाइन होता है और इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है। तो ये कुछ उद्देश्य है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। अब यहां पर आती है एक पॉइंट जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल एसेट्स। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट को दो पार्टों में बांटा गया, एक है लिविंग एनिमल, एक है प्लांट। लिविंग एनिमल जो होता है वो AS 10 के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता। ये मैंने इन डेप्थ आपको समझाया था क्लास के अंदर। यहां पर हम रिवीजन पर्पस से देख रहे हैं। हमारे पास बायोलॉजिकल एसेट है जो दो कैटेगरी में बांटा गया, एक है लिविंग एनिमल। एनिमल आपको जो जिनके जो जान होती है जिनके अंदर, जैसे डॉग्स हो गए, है ना, काफी कैट्स हो गए, ये सब लिविंग एनिमल, जो कि हम उसको AS 10 के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब लिविंग एनिमल जो बायोलॉजिकल एसेट है वो AS 10 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। प्लांट के अंदर दो कैटेगरी बनाई गई, एक है बीआरआर प्लांट, एक है नॉन बीआरआर प्लांट। जो बीआरआर प्लांट है उसमें AS 10 एप्लीकेबल होगा और जो नॉन बीआरआर प्लांट है उसके अंदर AS 10 एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आप समझ रहे होंगे कि बीआरआर प्लांट क्या होता है, इसलिए मैंने नीचे उसका मीनिंग भी बता दिया है। बीआरआर प्लांट क्या होता है? इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट। बीआरआर प्लांट वो प्लांट होता है जिसको हम यूज करते हैं और इससे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर आउटपुट हम निकालते हैं, प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं और एग्रीकल्चर आउटपुट को सप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। ये यूज होता है 12 महीने से ज्यादा, क्योंकि तभी तो उसको क्या कहा, टेंजिबल एसेट कहा गया। हैज अ रिमोट लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड का मतलब होता है ना के बराबर, लिख दिया हिंदी में, ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप वैल्यू। एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने एक आम का पेड़ लगाया और उस आम के पेड़ में बहुत सारे आम होते हैं, हम उसको बेचेंगे। अब आम का पेड़ तो नहीं बेच रहे ना, आम जो हो रहे हैं उसमें से, जो उसमें से प्रोड्यूस हो रहा है, इसको आम का पेड़ लगाने का पर्पस क्या था, इसका यूज हम 12 महीने से ज्यादा के लिए करेंगे। अब ऐसा है नहीं कि आम का पेड़ लगाया 12 महीने के अंदर आम का पेड़ उठा के बेच दिया, ऐसे तो नहीं होगा। तो आम का हमने पेड़ लगाया और आम का पेड़ कब तक चलता है, 15-20 साल तक चल ही रहा है वो, तो मोर देन 12 महीने यूज हो गए। और क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसमें से जो आम निकलेंगे, इसमें से जो प्रोडक्शन होगी उसको हम बेचेंगे। ये वही पर्पस होता है। इस प्लांट को बीयरर प्लांट कहते हैं। तो ये हमारी एक एसेट मानी जाती है, इसको हम एसेट मानेंगे। और यहां पर क्या लिखा था, जो बीयरर प्लांट होंगे उसमें AS 10 एप्लीकेबल होगा, पर जो नॉन बीयरर प्लांट होंगे उसमें AS 10 एप्लीकेबल नहीं होगा। बीयरर प्लांट का मतलब है इनको हम बेचते नहीं है, ऐसे प्लांट जिनको हम बेचते नहीं है। अब मैंने क्या करा, मैंने भाई ऐसे प्लांट उगाए, ऐसे प्लांट मैंने उगाए जिनका पर्पस उनको बेचना ही है। जैसे आपने देखा होगा कई बार घरों में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, प्लांट्स लगे होते हैं, जो खरीद के लाते हैं लोग अपने घर की सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए। तो वो क्या प्लांट है, क्या उनको उगाने का पर्पस उसमें से फ्रूट्स निकालना या कोई एग्रीकल्चर निकाल के उसको बेचना? नहीं सर। तो सिंपल सी चीज है, ऐसा प्लांट जिसका पर्पस उस प्लांट को बेचना नहीं है, उस प्लांट में होने वाले प्रोडक्शन को बेचना है, वो बीयरर प्लांट होगा। और ऐसा प्लांट जिसका पर्पस उस पूरे प्लांट को उठाकर बेच देना है, वो नॉन बीयरर प्लांट होगा, उसमें AS 10 एप्लीकेबल नहीं होगा। होपफुल आप समझ गए हो क्या मतलब होता है। अब आप देख लीजिए, अब यहां पर लिखा हुआ है जैसे कि नॉन बीयरर प्लांट, जैसे कि क्या, धनिया का पेड़। अब देखना, धनिया के जो पेड़ होते हैं, धनिया के जो पौधे होते हैं, उसमें क्या होता है, पूरा धनिया उठकर बिकता है। उसमें तो नहीं है कि पहले पेड़ होगा उसमें से धनिया लटकेंगे ना, पूरा धनिया का आप देखोगे तो पूरा धनिया उगते हैं। आप जाओगे मार्केट में धनिया खरीदने तो पूरा धनिया ऐसे ही उगता है और ऐसे ही उखाड़ के बेचते हैं उसको। प्लांट विच आर कल्टिवेटेड टू बी हार्वेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, प्लांट जिनको उगाया गया काट कर बेचने के लिए, दैट इज कॉल्ड नॉन बीयरर प्लांट। प्लांट विच आर कल्टिवेटेड टू बी सोल्ड एंड प्रोडक्शन आल्सो सोल्ड, तो प्लांट भी बेचा जा रहा है, प्लांट से जो प्रोडक्शन हो रही है वो भी जरूर है। गुलाब के फूल और गुलाब का पौधा दोनों खरीदते हैं लोग। तो ऐसी चीज, ऐसे प्लांट जहां पर गुलाब, जहां पर उस प्लांट की प्रोडक्शन को भी बेचा जा रहा है और पर्टिकुलर जो प्लांट उगाया वो भी बेचा जा रहा है, तो वो भी एक नॉन बीयरर होगा। बीयरर प्लांट वो होगा जिसमें पेड़ नहीं बिकेगा, पेड़ में होने वाले प्रोडक्शन बिकेगी। जहां पेड़ भी बिक रहा है और प्रोडक्शन भी बिक रहा है, वो नॉन बीयरर प्लांट भी आएगा। एनुअल क्रॉप जैसे कि व्हीट, जैसे गेहूं हम काट कर बेचते हैं, गेहूं भी तो एक वो है प्लांट, उसको भी काट कर हम बेचते हैं, तो वो भी क्या है, नॉन बीयरर प्लांट है। तो समझ आया। तो जो नॉन बीयरर प्लांट है उसमें AS 10 एप्लीकेबल नहीं होगा, जबकि बीयरर प्लांट के अंदर AS 10 एप्लीकेबल होगा। एग्रीकल्चर एक्टिविटी के बारे में बताया, एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज मैनेज बाय द एंटरप्राइज फॉर बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और हार्वेस्ट फॉर अ बायोलॉजिकल एसेट फॉर सेल। क्या मतलब है, 100 गाय मतलब काऊ में रखा और उसमें 100 बच्चे हुए, उन बच्चों को खिलाया पिलाया बड़ा करने के लिए, और तभी बेचेंगे। मतलब बेसिकली बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, हमारे पास 100 गाय थी और उन 100 गाय को हमारे पाला हुआ था, उन 100 गाय में से 100 बच्चे हुए, अब उन 100 बच्चों को हमने बेच दिया।
अब इतनी गायें तो नहीं रख सकते ना, तो उनके बच्चे को डायरेक्टली जैसे वो पैदा हुए वैसे नहीं बेचा, उनको बड़ा करा, खिलाया पिलाया, उसके बाद उनको बेच दिया। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं उसको? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है सर। हार्वेस्टिंग फॉर बायोलॉजिकल एसेट फॉर सेल, एक प्लांट का बड़ा किया और फिर बेच दिया, इसका मतलब होता है हार्वेस्ट फॉर बायोलॉजिकल एसेट फॉर अ सेल। एक प्लांट को बड़ा का पेड़ बनाया और उसको फिर बेचना, इसको बोलते हैं हार्वेस्ट फॉर बायोलॉजिकल एसेट फॉर सेल। कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसका एग्जांपल क्या दिया? प्लांट उगाया सेल करने के लिए, फिर बाद में अपने उसको प्रोडक्शन अपना बाद में अपने उसके प्रोडक्शन सेल किया। अच्छा अच्छा, कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब क्या? हमने प्लांट उगाया, सेल करने के पर्पज से उगाया, पर उसमें जो प्रोडक्शन हुई फिर इसको बेचने लग गए बाद में। इनटू एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल, तो ये बेसिकली पॉइंट आता है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और ये पॉइंट जो आपके स्टडी मेट मॉड्यूल के अंदर दिखेंगे। तो मैंने एक एक एग्जांपल लिखे हुए, आप इसको कंसीडर भी कर सकते हैं। गाय हमने पाली, उसके बच्चे हुए, उसको भी हमने खिलाया पिलाया बड़ा किया और फिर उसको बेचा, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। अब आ जाते हैं वो जो बात, जो कैरिंग अमाउंट की बात हो रही थी। कैरिंग अमाउंट कैसे निकालते हैं? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, तो आ जाएगा कैरिंग अमाउंट। तो हमारे को ग्रॉस कैरिंग अमाउंट दे रखा होगा, उसमें से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, मतलब इकट्ठा डेप्रिसिएशन जो अभी तक का हो। अगर कोई लॉस है इंपेयरमेंट लॉस, तो वो भी हम माइनस करेंगे, तब जाकर जो लेस करके आएगा उसको बोलेंगे कैरिंग अमाउंट। अब इसकी कैलकुलेशन देख लेंगे। आप सबसे पहले समझते हैं कि इंपेयरमेंट लॉस होता क्या है। कहता है व्हेन कैरिंग अमाउंट इज एक्सीड फ्रॉम रिकवरेबल अमाउंट, व्हेन कैरिंग अमाउंट इज एक्सीड फ्रॉम रिकवरेबल अमाउंट, उसको हम क्या कहते हैं? इंपेयरमेंट लॉस कहते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल, एक एसेट है जिसको कैरी करने की कॉस्ट या खरीद के लाने की कॉस्ट या कैरी करने की कॉस्ट आई 10 लाख। अब जब हमने उसको एसेट को बेचा, तो एसेट बेचने में हमने उसको उससे बेचकर कितना रिकवर करा? 8 लाख रुपए रिकवर करा। इसका मतलब कैरिंग अमाउंट 10 लाख था और हमने रिकवर करा उससे सिर्फ 8 लाख उसको बेचकर, तो कितने का लॉस हो गया? 2 लाख का। दैट इज कॉल्ड इंपेयरमेंट लॉस। सिंपल सा है, पता नहीं खामा का इंग्लिश में लिख रखा है भाई 10 लाख के एसेट मैं 8 लाख की बेच रहा हूं, तो इंपेयरमेंट लॉस हो जाएगा। और 10 लाख के एसेट में अगर 12 लाख में बेच रहा हूं, तो लॉस कहां होगा? ये तो प्रॉफिट हो गया। तो इंपेयरमेंट लॉस क्या होगा? जब कैरी अमाउंट, एसेट को कैरी करने का अमाउंट और जो रिकवर अमाउंट है, अगर एसेट का कैरी करने का अमाउंट ज्यादा और रिकवर हम कम कर पाए, उसको हम इंपेयरमेंट लॉस कहते हैं। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे? वैल्यू इन यूज एंड नेट सेलिंग प्राइस व्हिच एवर इज हायर। वैल्यू इन यूज कि भाई जो हमने यूज करा उसकी WDV क्या है, मतलब वैल्यू क्या है, जो हमारी एसेट है उसकी वैल्यू कितनी है, और हमने सेलिंग प्राइस जो उसमें से हायर होगा उसमें से। एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मशीन हमने 10 लाख की खरीदी, उसकी 10 साल की लाइफ है और डेप्रिसिएशन उसमें 10% का स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन। अब हमने क्या करा? मशीन 10 लाख की है, इकोनॉमिक लाइफ उसकी 10 साल है और डेप्रिसिएशन कितने रेट से स्टार्ट करें? 10% के रेट से, स्ट्रेट लाइन मेथड। हमने लिखा भाई 10 लाख की, पहले साल में 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा, दूसरे साल में 1 लाख का, तीसरे साल में 30 लाख का, 3 साल बाद उसकी WDV होगी 7 लाख। अब वो कह रहा है कि भैया बुक वैल्यू बताओ आफ्टर 4 साल, 4 साल बाद की बुक वैल्यू क्या है? तो 4 साल का डेप्रिसिएशन, पहले साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख है, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करो तो पहले साल का जो डेप्रिसिएशन होगा वही हर साल होगा। तो कॉस्ट मशीन है 10 लाख रुपए, पहले साल का डेप्रिसिएशन है 4 लाख रुपए, तो 6 लाख क्या हो जाएगी? WDV हो जाएगी। इसको बोलते हैं 4 साल का इकट्ठा डेप्रिसिएशन को क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। If the accumulated impairment loss is nil, then what will be the carrying amount? इस बात सुनिए ध्यान से। अब देखिए कैरी अमाउंट कैसे निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन आपके पास ग्रोइंग कैरिंग अमाउट हो गया। कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन की कॉस्ट कितनी? 10 लाख रुपए, उसमें से 4 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया और कोई भी लॉस नहीं हुआ, क्योंकि अभी इंपेयरमेंट लॉस के बारे में मैंने डिस्कशन नहीं करा। ठीक है, कोई भी अभी बेचा नहीं और ना ही इसको। तो इसके बाद जो अमाउंट निकल कर आएगा 6 लाख रुपए, इसको हम कैरिंग अमाउंट कहेंगे। वो अमाउंट जो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद हमें देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड कैरिंग अमाउंट। एग्जांपल और है, इसको हम कॉस्ट मॉडल कहते हैं। इसमें ना 2 मॉडल होते हैं, एक होता है कॉस्ट मॉडल और दूसरा, भाई मशीन खरीदी हमने 10 लाख की 2020 में और डेप्रिसिएशन लगाया 10% के रेट से WD। कहता है एट व्हाट वैल्यू ऑफ मशीन शुड बी रिकवर इन 2025 अंडर द रिवैल्यूएशन मॉडल। 2 मॉडल होते हैं, कॉस्ट मॉडल, एक रिवैल्यूएशन मॉडल। अब रिवैल्यूएशन मॉडल में कैसे काम करते हैं वो समझ लीजिए। कॉस्ट मॉडल में कैसे काम करेंगे? कॉस्ट मॉडल में कहेंगे भाई जो हमारी मशीन की कॉस्ट है उसी को हम ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कहते हैं, 10 लाख रुपए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने देख लिया 4 लाख रुपए। कितने का बिकने पर लॉस हो सकता है वो यहाँ पर आ गया नील, अभी तो नहीं दे रखा, और आपके पास जो कैरिंग अमाउंट आ गया वो 6 लाख रुपए आ गया। इसको बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। ठीक है सर। इसके बाद मशीन आपके पास 10 लाख रुपए दे रखी है 2020 डेप्री। मैंने वही कहा कि मेरा पर्पज यहाँ पर रिवीजन कराना है। अगर आप इस रिवीजन के बेस पर ये सोचते हैं कि यार क्लास भी ऐसी होगी, रिवीजन देखो ऐसी स्पीड में करा दिया, इतने डिटेल में नहीं जा रहे। देखो रिवीजन का पर्पस कभी भी डिटेल में जाना नहीं होता। आप मेरी क्लास लीजिए, जो यहाँ बातें बताई हुई है ना उसको एक एक, जो चीज मैं यहाँ पर आधे घंटे में रिवाइज करा दूंगा उसमें मैंने 3 घंटे लगाए हैं, तो सर फर्क होगा ना।
तो हर एक चीज को बहुत डिटेल में इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन करा हुआ है। जो मैं यहाँ पर आपको इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, वो इन डेप्थ लेवल पर एक्सप्लेन करा हुआ है पेड क्लास के अंदर। रिवीजन का पर्पज सिर्फ आपको ये समझाना होता है कि जो हमने पढ़ा था पेड में, वो हम दोबारा एक बार रिवाइज कर रहे हैं। और जब आप रिवाइज करते हो तो 3 घंटे तो नहीं लगाओगे ना उसे इसमें, आधे घंटे में रिवाइज कर लोगे, तो वही चीज होती है रिवीजन। रिवैल्यूएशन मॉडल में कैसे काम करना होता है? रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या कहता है भाई, मशीन की कॉस्ट 10 लाख रुपए, वही कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। डेप्रिसिएशन लगाया भाई 1 लाख रुपए, अगले साल फिर से डेप्रिसिएशन लगाया, डब्ल्यूडी मेथड लग रहा है, तो हमारी जो 2 साल बाद की डब्ल्यूडी वो आ गया 8,10,000। अब इसको रिवैल्यूएट करना है, रिवैल्यूएट कर रहा है। अगर आज ये मशीन में मार्केट में सेल करने जाऊं तो ये मशीन 9 लाख की सेल हो जाएगी, 9 लाख की बिक जाएगी। रिवैल्यूएट, रिवैल्यूएट का मतलब होता है भले ही बुक वैल्यू मेरी दे रही है 8,10,000 रुपए, डेप्रिसिएशन लगने के बाद मेरी जो बुक वैल्यू है वो 8,10,000 रुपए। मैं मार्केट में गया और मार्केट में जाकर मैंने बोला कि भैया देखो ये मेरा सामने पैनल लगा हुआ, ये पैनल है, ठीक है, ये पैनल है, ये पैनल मैंने खरीदा था 2 लाख रुपए का, 2 लाख का खरीदा, 1 साल इस पैनल को हो चुका है, लेट सपोज 10% का डेप्रिसिएशन लगा दिया 20,000 रुपए, तो 1,80। अब मैं मार्केट में जा रहा हूँ बेचने, मैंने कहा भाई मार्केट में भाई पैनल कितने का बिक जाएगा, तो उसने कहा भाई मैं इस पैनल को 1,90,000 में खरीदने को तैयार हूँ। अब मेरी बुक वैल्यू तो 1,80,000 है ना, पर मार्केट में जब मैं बेचने जा रहा हूँ तो उसकी वैल्यू मुझे कितनी मिल जा रही है, 1,90 मिल जा रही है। इसको बोलते हैं रिवैल्यूएट अमाउंट। तो रिवैल्यूएशन मॉडल कहता है कि आप रिवैल्यू करोगे अपनी मशीन की या कॉस्ट ऑफ एसेट को। तो भले आपकी बुक वैल्यू 8-10 है, पर मार्केट में जब इसको बेचने जाओगे, बेचोगे नहीं, सिर्फ पता करने जाओगे कि कितने की बिक सकती है, तो 9 लाख की बिक सकती है, तो बुक वैल्यू ऑफ मशीन की 9 लाख शो करेंगे। फिर रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है, रिवैल्यूएट अमाउंट पे हम बुक वैल्यू शो करते हैं। 8-10 की मेरे बुक में दिख रही है, बाहर मार्केट में जा रहा हूं, मुझे 6 भी नहीं मिल रहे, सिर्फ 6 लाख देने को रेडी है, तो 6 लाख उसकी वैल्यू मानी जाएगी। रिवैल्यूएशन अमाउंट पे शो करना है, तो 9 लाख पे हम शो करेंगे, और 9 लाख पे शो करने के बाद दोबारा डेप्रिसिएशन लगाएंगे अगले साल से, फिर 10% डेप्रिसिएशन लगाया थर्ड ईयर में 90,000 रुपए, एंड फिर बुक वैल्यू 8-10 आ गई, फिर 10% लगाया 10,000 और ये बुक वैल्यू आ गई। देखो पहले 2 साल यहां लगा दिया, दूसरे साल में हमने रिवैल्यू करी। क्या करिए, दूसरे साल में रिवैल्यू कर रहे हैं, और रिवैल्यू के बाद जो वैल्यू आती है उसके बाद फिर आगे डेप्रिसिएशन हमने लगाना चालू करा। अब हमारा टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 5 साल का, देखो 5 साल का डेप्रिसिएशन टोटल कितना हो गया। पहले साल में 1 लाख डेप्रिसिएशन लगा, दूसरे साल में 90,000, 1,90,000 हो गया, तीसरे साल में 90,000 हो गया, चौथे साल में 81,000 हो गया। 4 साल का डेप्रिसिएशन है, 1,90,000, यहां पर आ जाएगा 90,000, फिर 81,000। यहाँ पर 5 साल का नहीं 4 साल का आएगा, ठीक है ना, इसको 4 कर दें। 4 साल का डेप्रिसिएशन आ गया 3,60,000, इंपेयरमेंट लॉस अभी नहीं दे रखा है, तो कैरी अमाउंट आ गया 6,39,000। तो तरीका क्या है रिवैल्यूएशन मॉडल और कॉस्ट मॉडल में? कॉस्ट मॉडल कहता है कि देखिए हमें वैल्यू को, कॉस्ट ऑफ मशीन को रिवैल्यू नहीं करनी, जो हमारी बुक वैल्यू दिख रही है उस हिसाब से निकाल देना। तो मेरी बुक वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट मॉडल क्या कहता है, कॉस्ट मॉडल कहता है कि भैया देखो आपने 4 साल का डेप्रिसिएशन लगाया, 4 साल बाद आपकी जो बुक वैल्यू 3 साल का डेप्रिसिएशन आ गया, और फिर 1 साल का और लगाया, 4 साल आ गया, 6 लाख रुपए हो गई। तो आपके 4 साल का जो डेप्रिसिएशन है उसके बाद आपकी जो बुक वैल्यू है मशीन की वो 6 लाख है। अब इसको रिवैल्यू मत करो, जितनी है इसी पे आप कैरिंग अमाउंट निकाल लो, इसी पे निकाल लो कैरिंग अमाउंट। ये कहता है कॉस्ट मॉडल। क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल कहता है कि देखो जो आपकी 4 साल बाद जो वैल्यू है ना 6 लाख, इसको आज मार्केट में जाकर बेचने की कोशिश करो और देखो कितने की बिक सकता है। जितने की बिक सकता है बेचना मत, फिर देखना कितने की बिक सकता है, वो रिवैल्यूएट वैल्यू हो जाएगा, उसके हिसाब से फिर अब आगे डेप्रिसिएशन भी लगेगा और अब आपका कैरिंग अमाउंट भी उस हिसाब से लगा लेगा। तो ये आता है रिवैल्यूएशन मॉडल। 2 फर्क है रिवैल्यूएशन मॉडल। कैरिंग अमाउंट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम 2 मॉडल, जिसमें हमने बात करी कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, जो हमने पिछले एग्जांपल्स के अंदर डिस्कस कर लिया है। ठीक है सर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाता है रिकवरेबल अमाउंट। बहुत जल्दी रिवाइज होता है, एएस के अंदर यही चीज होती है, रिवाइज बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि हमें वो इन डेप्थ नहीं पढ़ना होता। हमें कैसे पढ़ना होता है, एकदम रिवीजन पर्पस से फास्ट वे में पढ़ना होता है। जो जो वैल्यू लिखी है, मैंने समरी इसलिए बनाई थी कि क्लास के अंदर ना समरी मैंने इसीलिए बताई थी क्योंकि आगे जाके मुझे रिवाइज कराना था। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वैल्यू इन ईज और नेट सेलिंग प्राइस, जो हायर होगा वो रिकवरेबल अमाउंट होगा। लेट्स सपोज बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू इन ईज का मतलब होता है डब्ल्यूडीवी। वैल्यू इन ईज का मतलब क्या है, डब्ल्यूडीवी। अब मेरी डब्ल्यूडीवी आई 6 लाख रुपए, मेरी डब्ल्यूडीवी कितनी की आई 6 लाख रुपए। लेट्स सपोज अभी मैंने ऊपर निकाला था ना, 4 साल डेप्रिसिएशन लगने के बाद मेरी डब्ल्यूडीवी कितनी आई 6 लाख, इसको बोलते हैं वैल्यू इन यूज। तो 6 लाख, अब मैं बाहर मार्केट में जाऊंगा तो कितने की बिक जाएगी, वो कह रहा है जी बिक जाएगी सर दोनों में से 7.5 की बिक जाएगी। तो इन दोनों में से जो हायर होगा 6 लाख 7.5 लाख, उस पर हमारा रिकवरेबल अमाउंट होगा। इस एग्जांपल के तहत क्या कह रहा है कि भैया देखो आपकी वैल्यू इन यूज का मतलब डब्ल्यूडीवी कितनी है उस साल, जिस साल आप बेच रहे हो 8.5 लाख रुपए, और जब आप मार्केट में जा रहे हो तो आपको 8 ही मिल रहा है। तो इसमें से जो हायर होगा उसको आप रिकवरेबल अमाउंट बोलोगे, तो 8,50,000 रुपए आपका रिकवरेबल अमाउंट।
तो कैरिंग अमाउंट निकल के आ गया और रिकवरेबल अमाउंट निकालना आ गया आपको। ऊपर देखो, जब हमने ऊपर बात करी थी, कैरिंग अमाउंट निकालना, इंपेयरमेंट लॉस और डेप्रिसिएशन चार्ज। डेप्रिसिएशन वाला तो अलग है, कैरिंग अमाउंट के लिए हमें रिकवरेबल अमाउंट चाहिए था, इंपेयरमेंट लॉस चाहिए था, तो इंपेयरमेंट लॉस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इंपेयरमेंट लॉस कैसा आएगा भाई, 6,39,000। अब सर इंपेयरमेंट लॉस एक यहां निकालने को आ रहा है और कैरिंग अमाउंट में भी लेस करना होता है इंपेयरमेंट लॉस। कैरिंग अमाउंट में वो इंपेयरमेंट लॉस लेस करना होता है जो अभी पिछले साल तक का था। इस साल तो हमने नया निकालेंगे ना, इस साल निकालने के लिए हमें कैरिंग अमाउंट चाहिए और रिकवरेबल अमाउंट चाहिए, दोनों में से जो लेस होगा उसमें से आएगा रिकवर। कैरिंग अमाउंट का मतलब है 6,39,000, ये हमारा कैरिंग अमाउंट है। जो हमने कैसे निकाला, एसेट में से हमने क्या माइनस करा, एसेट में से हमने डब्ल्यूडी माइनस करा। बेसिकली आप ये कह सकते हो डब्ल्यूडीवी है एक एसेट की, और ये बिक सकती है कितने की, 6 लाख की। 6,39,000 की एसेट 6 लाख की बिक जाएगी। आज मेरी एसेट इस वैल्यू पर रिकॉर्ड हो रही है बुक में, डब्ल्यूडीवी पर रिकॉर्ड करते हैं ना। बट कैरिंग अमाउंट निकालते टाइम, कैरिंग अमाउंट का मतलब समझ लो, कैरिंग अमाउंट का मतलब है कि किस वैल्यू पर मैं अपनी बुक्स पे रिकॉर्ड करूंगा एसेट को, उसको कैरिंग अमाउंट कहते हैं। उसको निकालने के लिए आपने क्या करा था, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिया था, डब्ल्यूडीवी ऑफ द एसेट। उसके बाद आपने, सॉरी, कॉस्ट ऑफ द एसेट, इसको ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, कितनी एसेट की कॉस्ट थी, आज तक का डेप्रिसिएशन लेस करा और आज तक का लॉस लेस कर दिया। आज तक का मतलब करंट ईयर का नहीं, आज से पहले जितना भी लॉस हुआ था वो लेस करा। वही नहीं था क्योंकि बेची नहीं, इसलिए नील ला रहा था वहां से। तो मतलब जो भी आपका कैरिंग अमाउंट है इतने की मैं रिकॉर्ड कर रहा था अपनी बुक में, और मैं इसको बेचूंगा तो 6 लाख मिलेगा, तो कितने का लॉस हो जाएगा, 39,000। अब ये करंट ईयर का इंपेयरमेंट लॉस आ गया ना, अगले साल जब कैरिंग अमाउंट निकालूंगा तो ये 39,000 वहां पर माइनस होगा कैरिंग अमाउंट निकालते टाइम। इसको बोलते हैं इंपेयरमेंट लॉस। इस एसेट को सेल करने पर कितना अमाउंट रिकवर कर पाऊंगा, 6 लाख, और कितने पे हमारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, 6,39,000 पे। तो 39,000 का आपका लॉस हो गया। इतनी की एसेट थी, इतने का बेच दिया, इतने बेचेंगे, बेचने के बाद इतने मिलेंगे, तो आपके पास 39,000 का लॉस। एंड द लास्ट कंसेप्ट, इसको बोलते हैं एंटरप्राइज स्पेसिफिक वैल्यू। एक बार मैं आपको एफए की बुक उठा के दिखाता हूं। देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको लीज अकाउंटिंग में भी कराया हुआ है। अगर आप पेड वाले स्टूडेंट हो तो आपको पता है, मैंने लीज में बहुत अच्छे से कराया था। इसके अंदर क्या होता है, और अभी मैंने हाल ही में एक और चैप्टर में, इससे जो पीछे चैप्टर उसमें भी आपको समझाया था कि क्या होता है। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। आपने एफएम में पढ़ोगे या आपने मैथ में पढ़ा होगा, बहुत जगह आपने पढ़ा होगा। ये टाइम वैल्यू मनी एक चैप्टर उसमें पढ़ते हो आप, ये बहुत जगह पढ़ते हो। इसमें क्या है, कैश इनफ्लो फ्रॉम द यूज ऑफ मशीन डिस्पोजल। मतलब ये कि भाई देखो, मशीन की वैल्यू आपको दे रखी है। अब क्या होता है, मशीन की वैल्यू जो दे रखी है उसमें इन्फ्लेशन जुड़ा होता है, तो हमें क्या करना होता है, इस इन्फ्लेशन को खत्म करना होता है। हमने अभी इंटरेस्ट वाली बात करी थी, किस चैप्टर में था यार, वो हायर परचेज चैप्टर में। हायर परचेज चैप्टर मैंने सेम कॉन्सेप्ट को कराया था कि अगर आपको इंटरेस्ट हटाना है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट सभी जुड़ता है, वो हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रेजेंट पे लेकर आना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैंने एग्जांपल भी दिया था हायर परचेज वाले चैप्टर में कि भैया देखो, ये होता है फ्यूचर वैल्यू अमाउंट, ये होता है प्रेजेंट वैल्यू। अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो इसको उठाकर नीचे बेचते हैं, तो आपके पास आएगा फ्यूचर वैल्यू अपने प्रेजेंट। और इसके मैंने क्वेश्चन भी कराए थे हायर परचेज के अंदर आपको, जिसमें हम सभी वैल्यू को प्रेजेंट में लेकर आएंगे और फिर कंसीडर करेंगे इसको। ठीक है, ये चीज आपको एक क्वेश्चन से आ पाएगी, और ये चीज सेम मैंने हायर परचेज में भी कराया था। पेड वाले स्टूडेंट को लीज अकाउंटिंग में कराया था। अभी आप पेड नहीं है तो लीज अकाउंटिंग जब आएगा तो वहां पर मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है सर, यही था सर आपका AS10। आपको लग रहा होगा अरे AS10 तो ऐसे उड़ा दिए सर ने, ये तो समझ नहीं आया मुझे। ये तो समझ उन बच्चों को आएगा, मैं फिर कह रहा हूं, समझ उसको आएगा जिसने AS10 इन डेप्थ पहले पढ़ा होगा। क्योंकि अगर आप ये प्रायोरिटी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं पहली बार पढ़ लेता हूं, वो चीज नहीं हो पाएगी। क्योंकि AS दो तरीके से हो सकता है, या तो भगाकर रिवीजन में, या इन डेप्थ, बीच का कोई रास्ता नहीं। इससे पहले वाले चैप्टर को हमने क्या करते थे, हर एक कॉन्सेप्ट को हमने ओरली एक्सप्लेन समझा, फिर क्वेश्चन कर लिया, हर एक कॉन्सेप्ट को ओरली एक्सप्लेन करा, फिर क्वेश्चन समझा। एएस में हर एक कॉन्सेप्ट को ओरली एक्सप्लेन कर लो, फिर एक क्वेश्चन करो, यही होगा। पर एएस में कॉन्सेप्ट एक ही होता है, पूरा एएस पढ़ना पड़ेगा, और पूरा पढ़ने के बाद ही आप क्वेश्चन कर पाओ। तो वहां पर पहले वाले चैप्टर और इस वाले चैप्टर में फर्क होते हैं। पहले चैप्टर के अंदर हमें क्या करना होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ही होते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आपको इजी लगता था, आपको लगता था यार मजा आ रहा है मुझे पढ़ने में भी ना। इसलिए एएस का पहले, एएस जब भी आप स्टार्ट करो उससे पहले आपको एएस इन डेप्थ पढ़ना होगा। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो डायरेक्टली एएस की क्लास भी ले सकते हैं 600 की। नहीं पढ़ना चाहते तो यूट्यूब पर काफी एएस आपको मिल जाएंगे, वहां से भी देख सकते हैं। बट मैं जो पढ़ाऊंगा वो सीएमए का होगा।
हमने क्या क्या बात करी, हमने ऑब्जेक्ट की क्या बात करी, स्कोप के ऊपर बात करी, कुछ डेफिनेशन है ये मैं आपको धीरे धीरे समझाने लगा। देखो यहाँ पे लिखा ना एंटरप्राइज स्पेसिफिक वैल्यू, ये कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, इंपेयरमेंट लॉस, ये सारी बातें जो ऊपर लिखी मैंने समझाई। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब क्या है मैंने आपको समझाया, ठीक है जी। ये मैंने ना यहां पर क्या कहते हैं कॉस्ट मॉडल, रिवेन्यूशन मॉडल समझाया। डेप्रिसिएशन में आपसे क्या कहा, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आप जितनी भी चीज है वो आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ाई है ऑलरेडी। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन में निकालने मेथड कौन कौन से हैं, ठीक है जी। इसके बाद चेंज इन द एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की अगर पॉलिसी हम चेंज कर देते हैं डब्ल्यूडी की स्टेटमेंट, वो भी मैंने आपको पढ़ाया डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर। ये सारी बातें वही है। हाँ एक चीज और कर लीजिएगा, पेपर के अंदर ना कई बार इसका डिस्क्लोजर आ जाता है, ये आपको करने की नीड नहीं है, डिफरेंस करने की नीड नहीं है, मैंने पेज में भी नहीं कराया था, मना कर दिया था स्टूडेंट को। ये बहुत रेयर आता है, उनको याद करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, डिफरेंस करने की कोई नीड नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्क्लोजर एक बार पढ़ के जा सकते हैं, डिस्क्लोजर काफी बार पूछ लेता है। मशीनरी विच अपेयर इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड at 86 lakh has been revalued at 90 lakh. रिवैल्यूएशन मॉडल यहां पर लग रहा है, अमाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसोसिएट 28 lakh. Accountant suggests that the revaluation should be accounted for by adjusting regular depreciation account. You are required to discuss the treatment as per the AS10. In AS10 वो कह रहा है देखो मशीन जो हमारी बुक में है उसको बोलते हैं वैल्यू इन यूज या WDV 86 लाख की थी, और जब हमने इसको रिवैल्यू करा मार्केट में देखा इसकी वैल्यू कितनी है तो 90 लाख निकली। डेप्रिसिएशन दे रखा आपको 28 लाख रुपए, तो आपको बताना क्या ट्रीटमेंट होगा। तो ट्रीटमेंट ये है, द सजेशन ऑफ द अकाउंटेंट ऑफ डी लिमिटेड इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है एज पर AS10 when the fixed assets are revalued upward the increase or accountant increase and accounts of the revaluation should be credited to revaluation surplus account। अब ये तो ट्रीटमेंट होगी ना अकाउंट ट्रीटमेंट, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कहना ही चाह रहा है 86 लाख की थी आपकी है ना, और वो 90 लाख की हो गई, इसका मतलब 4 लाख से आपकी वैल्यू बढ़ गई। देखिए अगर आपकी वैल्यू कम हो जाती तो कम पे शो करता, पर बढ़ गई, तो ऐसे केस के अंदर आपको क्या करना होता है, ये आपका प्रॉफिट हो गया और इसके लिए आपको रिवैल्यूएशन एक्सपेंस अकाउंट में दिखाना होता है अपने प्रॉफिट को। ये इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो आपको शो करनी होगी, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट, सरप्लस सॉरी सरप्लस देखिए सरप्लस अकाउंट, सरप्लस बोले तो फायदा, फायदा हुआ है सर। 86 लाख की हमारे बुक में थी और हमने बाहर इसको कितने की देखा, इसकी रिवैल्यू करने के बाद हमारा को 4 लाख का फायदा हो गया। तो ऐसे केस के अंदर इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में दिखाएंगे और ऊपर से एसेट बना देंगे। तो एंट्री मेन होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। फायदा क्या हुआ, 4 लाख का बेनिफिट हुआ। अब मेरी बुक्स में अब मैं कितने पे किस वैल्यू पर एसेट को रिकॉर्ड करूंगा, 90 लाख पर रिकॉर्ड करूंगा। तो 4 लाख से मेरी एसेट बढ़ गई ना, तो एंट्री क्या होगी, एसेट 4 लाख से बढ़ गई क्योंकि सरप्लस हुआ रिवैल्यू करने से, रिवैल्यू करने से सरप्लस हुआ, इसलिए रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट ओपन करा। बात समझ में आ गई, क्लियर। आगे अगला क्वेश्चन, ये हमने हाँ ये अकाउंटेंट क्या कह रहा था, अकाउंटेंट ये जो डी लिमिटेड का अकाउंटेंट है वो कह रहा था जो रिवैल्यूएशन अमाउंट है ना उसको आप डेप्रिसिएशन से एडजस्ट कर दो। मतलब बेसिकली कह रहा है जो 4 लाख का बेनिफिट हुआ है ना उसको आप 28 लाख का डेप्रिसिएशन लगा इस पर एडजस्ट कर दो आप, जबकि गलत है, ऐसे नहीं करते। कभी भी रिवैल्यूड वैल्यू जो अपवर्ड जा रही है उसको कभी भी डेप्रिसिएशन से एडजस्ट नहीं करेंगे कि 28 लाख का मेरा डेप्रिसिएशन हुआ तो ये लॉस हो गया और ये सरप्लस हो गया, तो अब नेट लॉस कितना हो गया 24 लाख का, ऐसे नहीं कर सकते आप। ये मैंने आपको बताया भी नहीं है इसके अंदर। तो करना क्या होता है, जब भी रिवैल्यू हो रही है और रिवैल्यू होने के बाद आपकी एसेट की प्राइस बढ़ रहा है, 4 लाख हो गई, 4 लाख से बढ़ रहा है, तो उस बड़े अमाउंट को कभी भी डेप्रिसिएशन से सेट ऑफ नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, उसके एक नया अकाउंट में डालेंगे जिसका नाम होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट, और उसको क्रेडिट साइड में डालेंगे क्योंकि इनकम है, फायदा हो गया और उससे हमारी एसेट बढ़ गई, तो एंट्री होगी एसेट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। तो जो डी लिमिटेड का आपके पास अकाउंटेंट था वो गलत है एस के हिसाब से। कभी भी जो रिवैल्यू से अगर आपकी वैल्यू बढ़ती है उसको कभी भी डेप्रिसिएशन से एडजस्ट नहीं करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं कि आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आ जाए दोस्त, ठीक है ना। जे लिमिटेड एक केमिकल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, चेंज अ सेमी ऑटोमेटिक कंपोनेंट इन एन एग्जिस्टिंग मशीन। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं, इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, रिवीजन और इन डेप्थ जो मैंने पेड पे कराया
इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं रिवीजन यहां करा रहा हूं तो पेड़ में मैंने इस लेवल पर पढ़ाया हुआ, जो आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। हालांकि हमारे जो स्टूडेंट होते हैं उनको कोई भी ग्रुप में वो एक्टिव रहेंगे ही नहीं, कभी नहीं रहता, बहुत रेयर होगा। देखो ग्रुप में वो एक्टिव रहेंगे लोग। आजकल ऐसे भी चल रहा है कि भाई इंस्टीट्यूट क्या करता है, स्टूडेंट को पैसा दे देता है। मुझे नहीं पता, ये मेरे को खुद ही एक स्टूडेंट ने बताया है, मैं उसी की बोली बोली कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, स्टूडेंट को पैसे दे रहा है कि आप हमारा प्रमोशन करो। अब स्टूडेंट लाइफ के अकॉर्डिंग अगर मुझे एक बार प्रमोशन करने के 400-500 मिल रहे हैं तो मुझे क्या बुरा है यार, मैं तो कर लूंगा, मुझे क्या दिक्कत आ रही है। उसके पॉइंट ऑफ सोचो तो बहुत बढ़िया है, उसको तो मजा आ रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और कमा भी रहा है छोटे उम्र में। बट वो स्टूडेंट जो उसकी सजेशन से, आपने देखा होगा कई बार आपको ग्रुप्स के अंदर ऐसी सजेशन मिलती है और एक ही इंस्टीट्यूट की रेगुलर बेसिस पर सजेशन मिलती है। अब समझिए, मेरे को एक बात बताओ, आपको कोई टीचर अच्छा लग रहा है, आपको कोई टीचर बहुत अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो आप कितनी बार सजेस्ट करोगे उस टीचर को? एक बार या 2 बार कि भाई अगर आपको लेना है तो इसकी ले लो। इंसिस्ट नहीं करोगे किसी को, इंसिस्ट नहीं करोगे कि भाई ले ले इसकी, ले ले इसी की ले भाई, और किसी मत लियो। इंसिस्ट कभी नहीं करो। कोई भी मेरा स्टूडेंट आपको कभी भी किसी ग्रुप में ये दिखता नहीं पाएगा कि भाई दीपक सर की ही लो, दीपक सर की लो और किसी की मत लेना, ऐसा कभी नहीं करता। एक वन ऑफ एक बच्चा कहेगा कि भाई अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेना चाहते हो तो दीपक सर को भी देख ले, इसकी भी इनकी भी देख लेना, इनकी ले सकना चाहो तो ये भी ले सकते, प्राइस कम है। ये सब एक बार बोलेगा, एक के बाद कभी नहीं बोले, क्योंकि हमने किसी को पैसा नहीं दिया कि हमारा प्रमोशन करो। जो मार्केट में चल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार आप ग्रुप में ये देखेंगे कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप्स के, जो उन्हीं का ग्रुप है, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं कह रहा कि वो गलत है, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कह ही नहीं रहा, क्योंकि हर एक बच्चा, हर एक जना यही चाहता है कि किस तरीके से मैं कैसे अपनी साइड अर्निंग करूं, तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है। मैं उन इंस्टीट्यूट को कह रहा हूं कि जो ये करवा रहे हैं गलत है चीज। क्यों गलत है, रीजन बता देता हूँ। किसी की सजेशन पे कोई बच्चा कहीं चले जाता है, आपने फीस दे दी, रिफंडेबल तो नहीं होती ना, कोई फीस रिफंडेबल नहीं होती, कहीं पर भी नहीं होती। तो आपको वो स्टूडेंट, वो ग्रुप में बार बार एक ही लगातार एक टीचर का आपको सजेशन मिलता रहेगा, इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पे जाओ, इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पे जाओ। कहीं पर भी आप देख लेना, कोई भी बच्चा अगर कहेगा ना कि सर मुझे कौन सी क्लास लेनी चाहिए, किस टीचर मेरे लिए बेस्ट होगा, तो नीचे लाइन आ जाएगी लिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट की, ये टीचर बेस्ट है, और बार बार एक ही लाइन आ गई, बार बार एक ही इंस्टीट्यूट को, कभी सिलेक्टिव इंस्टीट्यूट को सर्च करा जाएगा। आप कभी भी नोटिस कर लेना, मैंने भी कई बार ऐसा नोटिस करा हुआ है, मैंने कहा अरे सभी क्या हो गया, ऐसा भी क्या कर दिया ऐसे इंस्टीट्यूट ने कि भाई बच्चा पागल ही हो रहा है बिल्कुल ही, मतलब हमारा तो कोई बच्चा नहीं कहता यार ऐसा। तो फिर बाद में मुझे बताया किसी ने कि भाई मेरे कलीग्स टीचर से भी थे, उन्होंने भी मुझे बताया कि सर ऐसा होता है, बहुत बड़ी गेम चल रही है, तो हम नहीं करते सर। किसी स्टूडेंट को हमारा पसंद आता है वो हमारा ले लेता है, अगर उसको हमारा बहुत अच्छा पसंद आया, मेरे उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। देखिए हर बच्चों के साथ 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, हर किसी के साथ तो अच्छे रिलेशन नहीं हो सकते, पर कई स्टूडेंट के साथ अच्छे रिलेशन बन जाते हैं, क्योंकि बार बार डाउट पूछते हैं, बार बार बताता हूँ, कभी फोन में बात हो जाती है, कभी ऐसा होता है, तो कई बार वो हमारा सजेशन कर देते हैं कि भाई अगर लेना है तो सर का ले लीजिए, दीपक सर का ले लीजिए, और कभी भी लगातार इंसिस्ट नहीं करेगा जी, लेना है लो भाई, नहीं लेना मत, तो मेरा अपना काम करूँ। ये होता है, ये जेन्युइन रिव्यू होते हैं जो स्टूडेंट सजेस्ट करते हैं। कई बार एक स्टूडेंट ने मुझसे भी कहा कि सर प्रमोशन कराना है तो आप मुझे पर प्रमोशन के 50 रुपीज में आपसे लूंगा, चार्ज करूंगा। मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे फीस वैसी कम है, तुम मेरे को 50 रुपये और दोगे, मेरा नुकसान हो जाएगा। मेरी फीस बिल्कुल टू द लिमिट है, मैं उसमें मुझे खर्चे भी निकालने हैं, उसमें सारी कॉस्ट भी निकालनी है, टू द लिमिट फीस है मेरी, 2500 रुपये फीस है। कई बार मुझे मेरे दोस्त टीचरों ने, दोस्तों ने कहा कि भाई तो फीस बढ़ा, बच्चा ले लेगा, फिर भी ले लेगा। मैंने कहा यार सर मन सा ही नहीं करता। कई बार चीज ने कहा सर अगर आप 500 रुपये बढ़ा दोगे ना, कभी नहीं कहेगा कि यार 500 के चक्कर में कहीं और चले जाऊं, अगर वो आपको लेना होगा वो ले लेगा। मैंने कहा सर ये तो आप सही कह रहे हो, बट अंदर से आता ही नहीं। तो ओवरऑल मेरी 2500 फीस है, और उसमें मेरे को सारी कॉस्ट निकालनी होती है। एप्लीकेशन आप देखा होगा 2 से 3 एप्लीकेशन बनवा रखी है, सबकी कॉस्ट है। रीजन है कि मैं चैप्टर वाइज अलग बनवा रखी है, वो अलग बनवा, सबके अलग अलग फीचर्स होते हैं ना ऐप के, इसलिए वेबसाइट अलग है, उसकी कॉस्ट, तो सर्वर कॉस्ट तो आती है ना, फिर हम क्लास आपको ऐप में आपको मिल जाती है, तो वहां पर वो सर्वर कॉस्ट आ रही है, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही टीचर बहुत ही पैसा कमा रहा है, बहुत बहुत ज्यादा आती है, बट मुझे उस तक मेंटेन ही रखना है कि यार कम पैसों में भी तो कोई टीचर हो जो दे स्टूडेंट को, इसलिए बच्चों का प्यार आता है। और ऐसे नहीं है कि आप मेरे पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा सही है, आपको समझ में आ जाती है चीजें, इसलिए मैं एएस के लिए हमेशा आपको ये कहूंगा
कंसीडर करूंगा, या तो एएस का रिवीजन देखते टाइम आप कहीं पर पहले एएस के इन डेप्थ नॉलेज ले लीजिए और फिर रिवीजन देखिए। दोस्त मैं आपको ये किसी चैप्टर में तो नहीं कहा ना मैंने आपसे, मैंने किसी चैप्टर में तो नहीं कहा कि यार हायर परचेज, पहले हायर परचेज मेरा मत देखना। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो सेल्फ कर रहे हैं और सीधा यहाँ आके मेरे से क्लास में पढ़ रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि कहीं पर भी एएस अगर आपको यूट्यूब मिलता है इन डेप्थ, तो पहले वो पढ़ लो, उसको समझ लो, और उसके बाद ये वाली क्लास देखोगे तो आपको रिलेट कर पाओगे, आपको आएगा। एएस के अंदर हम इन डेप्थ जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर एएस इन डेप्थ पढ़ा दिया, आप समझो फिर फर्क क्या रहा पेड और फ्री में, पेड और रिवीजन में फर्क क्या रहा। कोई बच्चा आएगा ही नहीं हमारे से, क्लास लेगा नहीं, हमारी फीस वैसी कम है और भी नहीं लेगा वो हमसे कभी जिंदगी में, कि भाई जो चीज मुझे पेड मिल रही है वो मुझे यहाँ पे मिल रही है तो मैं क्यों लू पेड। तो ये रिवीजन हमें रिवीजन के अकॉर्डिंग ही करानी पड़ेगी, समझिए उस चीज को। हालांकि फिर भी मैंने इस लेवल में पढ़ाया रिवीजन भी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बस एएस के लिए मैं आपको सीधे कंसीडर कर रहा हूँ, जब भी एएस का रिवीजन करो इससे पहले इन डेप्थ ले लीजिए, कहीं और लेना वहां ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो उसके बाद रिवीजन कर लेना, इससे आपको रिलेट कर पाओगे, ठीक है। डायरेक्ट मत देखिएगा। और जो स्टूडेंट है हमारे, जिन्होंने हमारा एएस, जो एएस बहुत सारी क्लास एएस की बिकती है हमारी 600 रुपए की है, और जो हमारे स्टूडेंट है खुद के जो फुल फ्लेक्स कोर्स खरीदते हैं 250-300 ने, वो तो ऐसे ऐसे चुटकियों में करेंगे, उनको पता है मैंने इन डेप्थ कराया हुआ है, तो उनको बहुत इजीली आपको कर चीजें समझ पाओगे। आइए अब आपसे आ जाते हैं। तो वो सारी चीजें से जो बच्चे मेरे को वैसे बताया गया है, मुझे भी टीचरों ने बताया, इसलिए तो मैं तो इतना नहीं रहता ऑनलाइन उसमें टेलीग्राम में, बट ये सब चीजें चलती है, आप कभी भी नोटिस करिएगा। मैंने एक बार करा था तो मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है। जे लिमिटेड एक केमिकल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, उसने सेमी ऑटोमेटिक कंपोनेंट इन एन एग्जिस्टिंग मशीन विद अ फुल ऑटोमेटिक कंपोनेंट इंकरिंग 50-85 हजार। तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी, केमिकल प्रोड्यूस करने वाली सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, और उसको फुल्ली ऑटोमेटिक कराया और 25-85 हजार लगा के उसको सेमी से फुल्ली ऑटोमेटिक कर दिया। न्यू कंप्यूटिंग रिजल्ट इंक्रीजिंग इन द आउटपुट ऑफ द मशीन। अब देखो जैसी सेमी ऑटोमेटिक से फुल ऑटोमेटिक हुई, 85 हजार रुपए लगा गए, तो जो आउटपुट है वो 150% से इंक्रीज हो गया। पहले 100% आ रहा था, अब 150 हो गया। पहले एक घंटे में 100 यूनिट निकल रही थी, अब 150 निकल रही है, तो इंक्रीज हो गया आउटपुट। द कंपोनेंट चेंजिंग एक्सरसाइज रिक्वायर्ड द कंपनी टू डिसमेल्टिंग अ पार्ट ऑफ मशीन आल्सो react the same for which the company incurred 38,000. How should be the cost? How should the cost be treated as per the AS standard? पहले यहां से पढ़ो दोबारा। वो कहता है द कंपोनेंट चेंजिंग एक्सरसाइज रिक्वायर्ड द कंपनी टू डिसमेल्ट अ पार्ट ऑफ द मशीन। कहता है कि भैया देखिए चेंजिंग एक्सरसाइज रिक्वायर्ड, चेंजिंग एक्सरसाइज का मतलब है कई बार मशीन के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको डिसमेल्ट हो जाते हैं, उसको हमें चेंज करना होता है और उसकी जो कॉस्ट आती है वो 38,000 आती है। तो ऐसी चीज के लिए आप कैसे एस टेन के अनुसार इसमें करोगे? तो इन्होंने हमें आंसर दिया, इन्होंने कहा भाई कॉस्ट ऑफ न्यू कंपोनेंट, जो न्यू कंपोनेंट की कॉस्ट है जिससे आपकी मशीन का जो आउटपुट है वो बढ़ा। तो जब भी एक बात ऐसा आपको नहीं बताया गया होगा, अब देखो ये खर्चा है, मैंने भाई किसी भी, ये आपको ना कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मैंने एक्सप्लेन करा था, कोई भी ऐसा खर्चा जो किसी एसेट पे किया जाता है और उससे एसेट की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है उस एसेट की, तो वो एसेट का पार्ट माना जाता है। और ऐसा खर्चा जिससे एसेट की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होनी, नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, वो हमेशा खर्चा माना जाएगा और लॉस माना जाएगा, पीएनएल अकाउंट में जाएगा। ये बातें मैं ऑलरेडी आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले चैप्टर में बता चुका हूं। तो कहता है ऐसा कंपोनेंट जो आप दो चीज आपने खर्चा करा, एक आपने 85,000 का करा, एक 38,000 का करा। 85,000 का खर्चा वो खर्चा करा जिसमें आपने नया कंपोनेंट लाए और अपनी मशीन की कैपेसिटी को बढ़ा दिया, उसकी आउटपुट कैपेसिटी को बढ़ा दिया। अब भाई एक तरीके से देखा जाए तो सेमी ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिक बन गई, तो एक तरीके से हमारी मशीन की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। तो ऐसे खर्चा कैपिटलाइज किए जाते हैं और उसको मशीन की कॉस्ट में ऐड किया जाता है, इसलिए लिखा देखो कैपिटलाइज करा। और ये हमने कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला चैप्टर में पढ़ा हुआ है मैंने। और वो खर्चा जो आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जिससे आपकी मशीन मेंटेन रहे, रिपेयर मेंटेनेंस करे, तो ऐसे खर्चों को हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट में डालते हैं, हमारा खर्चा होता है वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। तो कह रहा है जी देखो न्यू कंपोनेंट जो खरीदा 85,000 रुपए का, वो कैपिटलाइज करेंगे, मतलब मशीन की कॉस्ट में ऐड करेंगे। जबकि जो डिसमेल्टिंग और री इरेक्शन का खर्चा है, जो हमारा बेसिक नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है, वो 38,000 का जो कराया आपने डिसमेल्टिंग के अंदर, वो आपको चार्ज करेंगे पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे, आपका खर्चा माना जाएगा। तो ये आपका AS10 है जिसके अंदर हमें 2 क्वेश्चन गिवन थे। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में AS11 पढ़ाऊंगा, राइट। तो अगर आप कोई चीज मिस रह गई तो मुझे बता देना, हालांकि मिस कोई नहीं रह गई है। इतने ज्यादा कि AS आप बच्चा वही समझ पाएगा जितने ज्यादा वो क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करोगे तो AS आपको समझ में आएगा। और लॉजिक को ध्यान समझिएगा, जो हमने पढ़ाया रिवीजन उसको आप रिपीट करो बार बार कि क्या कहना जा रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो आपको समझ में आता है। AS11 में मिलते हैं, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा।
AS10 तो बड़ा अजीबोगरीब होता है, AS10 वाकई में अजीबोगरीब है, और AS11 हम ज्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे, हिंदी में ज्यादा से बढ़िया बताऊंगा आपको, हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से क्लियर करेंगे। और फिर AS11 भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और मैंने जो समरी नोट बना रखे उसको आप पढ़िए, कोई ना, फिर इससे पढ़ोगे तो आपको आप समझ में, आप घबरा जाओगे यार ये कौन सा AS है। जो हमारे नोट्स है उसको देखिए, आप उसको मजा आएगा आपको पढ़ने में, टू दी पॉइंट बात करी हुई है, जो चीज नहीं नहीं इंपॉर्टेंट है वो कराया भी नहीं है, जो चीज इंपॉर्टेंट उसको घुस घुस के पढ़ाया, ठीक है। चलिए सर, आज के समय AS हमारा 10 खत्म होता है, जिसमें हमने अच्छे से उसको रिवाइज कर लिया है, थोड़ा स्पीड से करा है, मैंने आपसे कहा AS के लिए आपको इन डेप्थ पहले पढ़ना है एक बार, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।